जी। नेक्स्ट देखिए आपके पास नेक्स्ट आ रहा है साउंड इंटेंसिटी लेवल। अब साउंड इंटेंसिटी लेवल जो होता है वो क्या चीज़ होती है, आप इसको किस तरीके से फाइंड करते हो, किसके साथ आपने इसको कंपेयर करना होता है। तो वो कहता है द ह्यूमन एयर रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटीज ऑफ रेंजिंग फ्रॉम 10⁻⁻12 वेबर पर मीटर स्क्वायर टू मोर देन 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वो कहता है विच इज लाउड इनफ टू बी पेनफुल बिकॉज द रेंज इज सो वाइड, इंटेंसिटीज आर स्केल्ड by factor of 10 वो कहता है barely audible and the faintest intensity of sound either 10 to the power -12 Weber per meter square is taken as reference intensity called zero bell, a unit named after Alexander Graham Bell। वो कहता है loudness of a sound depends not only on the intensity of sound but also the on the physical condition of the ears। यहाँ पे सिंपली आपको कहता है, वो कहता है कि साउंड इंटेंसिटी लेवल जो होता है वो बेसिकली क्या होता है। वो कहता है एक नॉर्मल ईयर जो होता है, वो कहता है जो आवाज जो होता है वो सुन सकते हैं आप, जो कि आपके पास यहाँ पे मतलब कोई भी आ सकती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो है वो फ्रीक्वेंसी की साउंड जो है वो आपको पता है वो सुन सकता है। वो कहता है इसकी जो होते है वो आपने क्या फाइंड करना होता है, इसकी रेशियो आपने फाइंड करनी होती है या इसका रिलेशन आपने फाइंड करना होता है फेंटेस्ट साउंड के साथ का, मतलब बारीक तरीन आवाज जिसको एक इंसानी कान जो है वो आसानी से सुन सकता है, जिसकी जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है 10⁻⁻12 वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। वो कहता है इन दोनों के बिटवीन जो आप रिलेशन फाइंड करते हो ना उसको क्या नाम देते हो, साउंड इंटेंसिटी लेवल का नाम देते हो। अब उसको आप किस तरीके से फाइंड करते हो, किसके इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम इसकी डेरिवेशन में देख लेते हैं। वो कहता है लाउडनेस एल ऑफ अ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। वो कहता है सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे पास जो लाउडनेस आती है, जो हमारे पास जो एक आम इंसान जो है जो किसी लाउड आवाज को जो है वो सुन सकता है, वो कोई भी आपके पास हो सकता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। पहले अभी हम उसकी बात करते हैं। तो कहता है उस सूरत में एल जो है जो आपके पास यहाँ पे लाउडनेस है वो किसके इक्वल होती है, इंटेंसिटी के लॉग के इक्वल होती है। वो कहता है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितना जो इंटेंसिटी का लॉग है वो इंक्रीज हो जाएगा उतनी जो है उसकी इंटेंसिटी जो है वो भी इंक्रीज होती रहेगी। तो यहाँ से अगर हम डायरेक्टली के साइन को खत्म करें तो आपको पता है कांस्टेंट आपके पास आता है, तो यहाँ से हमारे पास L इज इक्वल टू के लॉग आई आ जाएगा। इसको आप यहाँ पे नाम दे सकते हो इक्वेशन नंबर 1 का। सेकंड, अब ये तो थी हमारे पास वो वाली लाउडनेस की आवाजें जो एक इंसानी कान आसानी से सुन सकता है। अब हम इसका रिलेशन फाइंड करोगे उन उन आवाजों के साथ जो कि इंसानी कान जो है वो मतलब सुन सकता है, बिल्कुल मध्यम तरीन जो होती है, जो फेंटेस्ट साउंड होता है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था, जो कि कितनी होती है 10⁻⁻12 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, उसके साथ हमने इसका रिलेशन फाइंड करना है। तो वो कहता है वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। वो कहता है लेट एल नॉट बी द लाउडनेस ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड ऑफ इंटेंसिटी। वो कहता है यहाँ पे अब हम लेट करते हैं कि एल नॉट जो है ये आपके पास क्या होगी, यहाँ पे फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड ऑफ इंटेंसिटी होगी, और आई नॉट जो है ये आपके पास क्या होगी, यहाँ पे इंटेंसिटी है। वो कहता है एंड एल बी द लाउडनेस ऑफ एन अननोन साउंड ऑफ इंटेंसिटी आई। वो कहता है देन इक्वेशन 11.1 वी कैन राइट एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई नॉट के। तो कहता है उस सूरत में हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे अगर हम उसी इक्वेशन में अगर हम इसकी वैल्यूज पुट करें, एल की जगह अगर हम एल नॉट को रिप्लेस करते हैं, आई की जगह अगर हम आई नॉट को रिप्लेस करते हैं, तो उस सूरत में हमारे पास ये जो इक्वेशन बनेगी फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की, वो हमारे पास क्या बन जाएगी, एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई नॉट के। तो कहता है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1. वो कहता है सेकंड इक्वेशन में से अगर हम फर्स्ट वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एल नॉट माइनस एल। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एल नॉट माइनस एल इज इक्वल टू, अब के हमारे पास लॉग आई माइनस के लॉग आई नॉट हमारे पास आ जाएगा। तो आपको पता है यहाँ से के जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को यहाँ से हम दोनों में से कॉमन आ रहा है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एल माइनस एल नॉट जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, के लॉग आई माइनस आई नॉट के। अब लॉग का एक रूल होता है, जब दो वैल्यूज माइनस हो रही होती हैं तो वो किस सूरत में माइनस होती हैं, जब वही दो वैल्यूज डिवाइड हो रही होती हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे डिवीजन फॉर्म में लिख लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं सेकंड वैल्यू, तो हम इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम कहते हैं एल माइनस एल नोट, ये हमारे पास क्या होगा, डिफरेंस होगा किसका, आपके पास जो लाउडनेस है जो आप एक आम इंसान जो है वो सुन सकता है, और किसकी लाउडनेस यहाँ पे फेंटेस्ट साउंड जो कि आसान जो इंसानी कान आसानी से सुन सकता है। तो वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, के लॉग आई ओवर आई नोट के। वो कहता है दिस डिफरेंस एल माइनस एल नोट बिटवीन द लाउडनेस एल ऑफ एन अननाउन साउंड ऑफ दिस लाउडनेस एल नोट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द अननाउन साउंड। वो कहता है ये जो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस आता है एल और एल नॉट का, वो कहता है इस डिफरेंस को हम क्या नाम देते हैं, साउंड इंटेंसिटी लेवल का नाम देते हैं। वो कहता है देयरफॉर द इंटेंसिटी लेवल ऑफ एन अननोन साउंड इज गिवन बाय इंटेंसिटी लेवल जो है एल माइनस एल नोट, ये आपके पास क्या होगा यहाँ पे इंटेंसिटी लेवल होगा। तो वो कहता है वो किसके इक्वल आ जाएगा, के लॉग आई ओवर आई नॉट के। वो कहता है the value of k depends on not only on the units of I and I naught but also on the unit of intensity level। वो कहता है if intensity level I of any unknown sound is 10 times greater than the intensity I naught of the faintest audible sound। वो कहता है I is equal to 10 I naught के। वो कहता है and the intensity level of such a sound is taken as unit called bell। वो कहता है कि यहाँ पे आपके पास जो इंटेंसिटी लेवल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, बेल होता है। लेकिन बेल जो है वो एक बहुत बड़ा यूनिट है, तो इसलिए हम उसको क्या लिखते हैं यहाँ पे, डेसिबल लिखते हैं। और एक बेल जो है ये किसके इक्वल होगा, 10 डेसिबल के इक्वल होगा। तो इस सूरत में ये जो हमारे पास इक्वेशन आई होगी जो इंटेंसिटी लेवल क्या है, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटेंसिटी लेवल जो है ये इक्वल आ जाएगा 10 लॉग आई ओवर आई नॉट डेसिबल के। अगर आप इसको बेल में लिखना चाहते हो तो सूरत में आप इसको क्या लिखोगे, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू लॉग
आई ओवर आई नॉट बेल, जो आपके पास इक्वेशन 11.4 आ रही है। अगर आप इसको डेसिबल में लिखना चाहोगे क्योंकि इसका यूनिट जो है ज्यादातर डेसिबल ही यूज होता है, तो उसके लिए आप इसको क्या लिखोगे, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log आई ओवर आई नॉट डेसिबल में। जी इंटेंसिटी लेवल में किसी को मसला हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। जी उसके बाद जो है वो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कहता है रिफ्लेक्शन या इको ऑफ साउंड। अब रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, इको ऑफ साउंड जो है ये क्या चीज होती है, ये हमने स्टार्ट पे जो है वो डिस्कस हमने किया हुआ है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव जो होती है वो हम किसको कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, यहाँ पे वो कहता है व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। वो कहता है कि जब लाइट कोई भी आपके पास वेव आती है, आपके पास साउंड की वेव आती है, लाइट की रे आती है, वो कहता है जब भी ये किसी एक मीडियम के साथ कोलाइड करते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उसके साथ टकराने के बाद वो कहता है ये क्या करते हैं, अब उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाते हैं जिस मीडियम से ये आए होते हैं। इस फिनोमेनन को आप क्या नाम देते हो, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का नाम देते हो, या इसको इको का नाम देते हो। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको दोनों तरह से पूछ सकता है कि डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या इको ऑफ साउंड। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल जो है वो सिंपल से उसने आपको एक फिगर में जो है उसने एक्टिविटी में आपको शो किया हुआ है। यहाँ पे फिगर 11.10 देखें जरा। जी नजर आ रही है जी। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, एक हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है, दूसरा हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ रहा है, तीसरा हमारे पास यहाँ पे उसका नॉर्मल आ रहा है। तो मैंने आपको ये चीज जब हमने चैप्टर नंबर 1 क्लियर किया था उसमें मैंने बताया था कि किसी भी लाइट की रे जो होती है, कोई भी लाइट की रे उसी सूरत में रिफ्लेक्ट करेगी जब उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों इक्वल जो एंगल जो है वो इक्वल होंगे तो सूरत में क्या होती है, उस रे की रिफ्लेक्शन होती है। अगर ये दोनों एंगल जो है वो मतलब इक्वल नहीं आते, वो उसमें किसी किस्म का जो डिफरेंस है वो आ सकता है, तो उस सूरत में लाइट की रिफ्लेक्शन नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, वहां पे लाइट की रिफ्रैक्शन होगी। वो क्या करेगी, वहां पे लाइट को बेंड करना स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पे आपके पास जो दोनों एंगल्स है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी। तो एक सिंपल से उसने आपको एक एग्जांपल गिवन किया हुआ, कहता है लेट करें आपके पास एक कोई भी आपके पास एक पाइप है, होलो पाइप आपके पास। यहाँ पे आपके पास दो पाइप आ रहे हैं, एक लेफ्ट साइड पे आपके पास एक राइट साइड पे। वो कहता है लेफ्ट वाला जो पाइप है ना, इसको आप क्लॉक के ना बिल्कुल सामने रखें, जो आपको सिंपल क्लॉक होती है। वो कहता है उसके बिटवीन जो है ना आप कोई भी एक वर्टिकल जो है वो आप खड़े करके कोई भी एक जो स्क्रीन टाइप है वो कहता है उसको आप यहाँ पे रखें। तो वो कहता है दूसरा पाइप जो है आपने उसके साथ उसको उस दीवार के साथ या उस वर्टिकल जो भी आप ऑब्स्टेकल होगी, वो कहता है उसके साथ आपने इस तरीके से ज्वाइन करना है कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इक्वल आ जाए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो कहता है उस सूरत में आप क्या करोगे, अगर दूसरी जो राइट साइड पे आपके पास पाइप आ रहा है उसमें से अगर आप कान लगा के सुनते हो तो आपको क्लॉक की टिक टिक की जो आवाज होती है वो आपको आसानी से सुनाई देती है। लेकिन जैसे जैसे ये जो आपके पास राइट साइड पे पाइप था, इसको जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ उठाते रहेंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या आता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इंक्रीज होगा तो जो आपके पास ये साउंड होगा वो क्या हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता हल्का होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आपको कंफर्म करता है, वो कहता है कि किसी भी लाइट की रे के लिए या किसी भी साउंड की वेव के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, अगर हम उस वेव को रिफ्लेक्ट करवाना चाह रहे हैं। जी रिफ्लेक्शन में कोई मसला हो किसी को? जी यहाँ तक आपने इसको रीड करना है, ठीक है। अगर इसमें कोई